कैच मी इफ यू कैन का चेक फ्रॉड सीन एक काफ़ी उम्दा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो कि हमें दिखाता है कि चेक फ्रॉड्स और उससे रिलेटेड क्राइम्स कितने इजी और फेटल हो सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों से बचने और फंस जाने के बाद आप क्या ठोस कदम उठा सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। Everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to deal with check dishonor offenses. मतलब चेक बाउंस होने पे क्या कर सकते हैं हम लोग और चेक बाउंस होता कैसे है। तो इसके लिए हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को देखना होगा। हाँ, ये एक्ट बहुत ही पुराना है लेकिन इसमें समय के साथ अमेंडमेंट हुए हैं और भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है इसके अंदर। अब चेक बाउंस के मामले में सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 138 ही नहीं लगता, आईपीसी का सेक्शन 420 भी लगता है। अगर आपको लगता है किसी इंसान ने आपको चेक दिया है लेकिन उसका पर्पस ये था कि आपको चीट करें, तब तो आप लोग आईपीसी का सेक्शन भी लगा सकते हैं और आईपीसी के प्रोविजन में ज़्यादा पनिशमेंट है जो कि 7 साल तक की है। लेकिन अगर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सज़ा है वो मैक्सिमम 2 साल तक है और जो फाइन है जितना चेक का अमाउंट है उसका डबल हो सकता है, उससे ज़्यादा फाइन भी नहीं है। अब हमें ये पढ़ने से पहले कि चेक बाउंस होने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस होता क्या है, आपको 3 टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। एक ड्रॉवर, ड्रॉय, पेई। ड्रॉवर वो होता है जिसने चेक पे साइन किया है, जिसने आपको चेक दिया है। ड्रॉय ड्रॉय वो इंसान रहता है, बैंक रहता है चेक के केस में। और पेई वो इंसान रहता है जिसे पैसा मिलने वाला है, हु इज़ गोइंग टू रिसीव द मनी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चेक बाउंस होने का रीज़न क्या होता है। तो सबसे कॉमन रीज़न ये होता है कि अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं, जैसे साइन मिसमैच हो गया, चेक जो है वो एक्सपायर हो चुका है, मतलब वैलिडिटी उसकी जा चुकी है, 3 महीने तक एक चेक वैलिड रहता है, या फिर ओवर राइटिंग हो चुकी है, चेक डैमेज्ड है। तो कुछ ये सिचुएशंस रहते हैं जिसपे चेक बाउंस हो जाता है। अब आता है अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 138 और जो हमने सज़ा की बात करी, क्या वो इन सारे रीजंस की वजह से हम लोग मानेंगे कि चेक बाउंस हो गया? नहीं। जो सेक्शन 138 है वो ये कहता है कि हम लोग कि सेक्शन 138 का हमें यूज़ कब करना होता है। सेक्शन 138 इफेक्ट में तब आता है जब चेक बाउंस होने का रीज़न होता है कि अकाउंट में फंड सफिशिएंट नहीं है, अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना कि आपका चेक काटा गया है, तो ये सेक्शन 138 लागू होता है। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चेक बाउंस होने के लिए हम केस तो फाइल करते हैं, लेकिन कुछ उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है रहना, तभी हम लोग केस फाइल कर सकते हैं चेक बाउंस के लिए और अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहली बात, वो चेक वैलिड रहना चाहिए, उस चेक की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक चेक 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। दूसरी चीज़, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये है कि आपको चेक दिया किस रीज़न की वजह से गया है। क्या वो किसी गिफ्ट की तरह दिया गया है, या फिर किसी डेब्ट की लायबिलिटी की हटाने के लिए दिया गया है? तो ये कुछ रीजंस होते हैं। अब सेक्शन 138 जो है वो लागू सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आपको वो चेक किसी डेब्ट की वजह से मिला हो, या फिर जो ड्रॉवर है उसकी कोई लायबिलिटी हो आपको पे करने की, तो ही सेक्शन 138 का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको चेक किसी गिफ्ट की वजह से या ऐसे किसी रीज़न की वजह से मिलता है तो सेक्शन 138 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और रीज़न ये है कि वैसे तो प्रिजम्पशन हमेशा ये रहता है कि जो होल्डर है उसने उसको चेक इसी किसी रीज़न की वजह से मिला होगा, डेब्ट, या जो ड्रॉवर है उसको अपनी कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। अगर इसके अलावा कोई बात है तो वो ड्रॉवर को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने इन्हें एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया था। वो ड्रॉवर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे केस देखते हैं, राजशेखर का केस। इस केस में ये कहा गया कि ये जो प्रिजम्पशन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट रूल बन चुका है कि हाँ हम तो मानेंगे कि होल्डर को इसी वजह से मिला है और होल्डर को पैसा मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो प्रिजम्पशन है उसे बदल भी सकती है कोर्ट। रीज़न ये होना चाहिए कि अगर ड्रॉवर प्रूफ कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो डेफिनेटली ये हो सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जब भी हमने चेक जमा किया और उसके बाद हमें जो बैंक है वो एक चेक रिटर्न मेमो भेजती है कि जो आपका चेक है वो बाउंस हो चुका है। चेक रिटर्न मेमो में वो रीज़न लिखती है, वो रीज़न ये लिखेगी कि फंड्स जो है वो इनसफिशियंट है, इस वजह से आपका चेक बाउंस हो गया। तो अब आपको करना क्या है?
तो अब आते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पेई है, सपोज मुझे चेक मिला था तो मैं क्या करूँगी, जो ड्रॉवर होगा जिसने मुझे चेक दिया है, मैं उसके पास एक नोटिस भेजूंगी। अब नोटिस भेजने की भी टाइम लिमिट है। जब मुझे बैंक से नोटिस आया उसके बाद मेरे पास 30 दिन का समय रहता है। उस 30 दिन के समय के अंदर मुझे ड्रॉवर के पास नोटिस भेजना होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं जो ड्रॉवर होगा वो क्या करेगा, उसे मैं टाइम देती हूँ 15 दिन का, कहती हूँ 15 दिन के अंदर वो मुझे मेरा पेमेंट कर दे। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो 16th डे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। मतलब अब आपके पास राइट है कि अब आप कोर्ट जा सकते हैं 16th डे से। अब कोर्ट में भी जाने का समय है, उस 16th डे से 30 दिन का समय होता है। उस 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट जाना होगा। हाँ, उसके बाद आप जाते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये डिले क्यों हुआ। अगर रीजनेबल डिले है तो कोर्ट अलाउ कर देगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखेंगे कौन से मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होगा, किसके पास केस फाइल किया जाता है। तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखेगा, और अगर कोई और सिटी है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इससे नीचे की पोस्ट का कोई भी इंसान इस केस को नहीं डील करेगा। अब आपको कौन से कोर्ट में अपना केस फाइल करना है ये कैसे पता लगेगा, तो वो कोर्ट जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पेई का बैंक आता है, मतलब पेई का जिस बैंक में अकाउंट है, उस कोर्ट में हम लोग केस फाइल करेंगे। लिसन दिस लाइन वेरी केयरफुली, जो मैंने अभी बोला कि कहाँ पे केस फाइल होता है। केस वहां पे फाइल होगा, उस कोर्ट में फाइल होगा जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पेई का बैंक आता है, जिस बैंक में पेई का अकाउंट है। और ये जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे ड्रॉवर ने, जो ड्रॉवर का प्लेस है, उस जगह जो बैंक है, उस बैंक जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है उस कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरा वाला समझने की कोशिश करो। दूसरा वाला ऐसे है, सपोज मैं जाती हूँ ड्रॉवर के पास कि मेरा पैसा दो, तो जो ड्रॉवर है वो मुझे वहीं पे चेक देगा, तो मैं उसी सेम प्लेस पे क्या करूँगी, उसी के प्लेस पे, ड्रॉवर के प्लेस पे जो बैंक है उधर चली जाऊँगी। और वहाँ पे चेक बाउंस होता है तो मैं जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बैंक आएगा मैं उस कोर्ट पे अपना केस लेकर चली जाऊँगी। अभी तो सिचुएशन काफ़ी सही दिख रही होगी कि पे कहीं इजीली, पे के लिए बहुत इजी हो चुका है, लेकिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ये 2015 में अमेंडमेंट आया था, तब ये रिलीफ मिला है। 2015 से पहले सिचुएशन एकदम ही अलग थी। वो देखते हैं केस लॉ के थ्रू। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। एक केस है दशरथ रूप सिंह का। उस केस में जो कोर्ट था, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो चेक बाउंस के केस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर के बैंक में फाइल किए जा सकते हैं, प्लस इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट भी दे दिया। अब क्या हुआ, पूरी ये जो जजमेंट है 2014 का है, पूरी अफरा तफरी मच गई, हर जगह केसेस ट्रांसफ़र होने लग गए और ये पे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कोई एक इंसान राजस्थान का है और कोई एक इंसान उत्तर प्रदेश का है, तो अगर उसे पैसा लेने के लिए यूपी से राजस्थान जाना पड़ रहा है, सपोज़ जो चेक बाउंस हुआ है वो 5,000 का चेक बाउंस हुआ, तो उसके लिए वो राजस्थान जाएगा केस फाइल करने, कितना ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएगा, कोई क्लेम ही नहीं करेगा। लेकिन 2015 में सिचुएशन बदल दिया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये जितने भी चेक बाउंसेस के केस होते हैं इन्हें स्पीडी ट्रायल के थ्रू किया जाता है। समरी ट्रायल होता है बेसिकली इन लोग के साथ, ऐसा सेक्शन 143 में लिखा गया है। मतलब 6 महीने के अंदर इस केस को कंक्लूड कर देना है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि 6 महीने का समय कम है तो और भी समय ले सकते हैं। अब ये जो पनिशमेंट इसके अंदर है, पनिशमेंट अगर 1 साल से ज़्यादा की मिलनी होती है, अगर मजिस्ट्रेट को शुरुआत में देखकर केस को ये लगता है कि जो पनिशमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा की होगी, तब ये जो केस है हम लोग समरी ट्रायल पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये समरी ट्रायल के अगेंस्ट हो जाएगा। तब हमें ये जो केस है समन ट्रायल के थ्रू होगा। इसके अंदर थोड़ा सा CRPC भी इन्वॉल्व है। समन ट्रायल बेसिकली उन केसेस के लिए होता है जिनकी सज़ा 2 साल से कम की होती है। अब आता है अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब चेक बाउंस के केस में कोर्ट की क्या पावर है। तो कोर्ट जो है पहली हियरिंग के बाद आपको 20% का कंपनसेशन मिल सकता है, अगर आपका वकील अच्छा हुआ तो इंटरिम कंपनसेशन जितना चेक का जो भी अमाउंट है उसका 20% आपको मिल जाएगा।
देन पनिशमेंट हो सकती है, पनिशमेंट 2 साल तक की, और जो फाइन है जितना चेक का अमाउंट है उसका डबल तक हो सकता है। बैंक चाहे तो ड्रॉअर का जो चेकबुक है उसकी फैसिलिटी को रोक सकता है, उसका अकाउंट क्लोज कर सकता है कुछ समय के लिए, अगर लगता है कि ड्रॉवर जो है ऐसे ऑफेंस करता रहता है, जिससे कि और लोग डिसीव ना हों। आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखेंगे कौशल्या देवी का केस। इस केस में ये बोला कि जो ऑफेंस होता है चेक बाउंस का, उसे भले से क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है, लेकिन उसे हम लोग बाकी क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, जैसा आईपीसी या सीआरपीसी में डिफाइंड है, उन ऑफेंसेस की ग्रेविटी को हम लोग जो ये चेक बाउंस का जो केस है सेक्शन 138 के अंदर, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो ये जैसे चेक बाउंस का जो ऑफेंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, उसे हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं, लेकिन वो एक तरीके का सिविल ऑफेंस है जिसपे क्रिमिनल अंडरटोन है। दैट्स इट। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, एक और केस देखते हैं, रंगप्पा वर्सेस मोहन, 2010 का केस है। इसमें यह बोला गया कि अगर जो चेक है डिसऑनर हो जाता है क्योंकि जो ड्रॉवर है उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है स्टॉप पेमेंट का, तो उसमें भी आप लोग सेक्शन 138 का यूज कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चेक बाउंस केस। इफ देयर इज एनी डाउट related to this topic, you are free to mention in the comment box. I'll be happy to help. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.